सिंदूर को शुरू किया और उसका क्या नतीजा रहा। एक साल बाद किसका नाम आगे है दुनिया में? पाकिस्तान का। ये है असली पाकिस्तान। मोदी जी और हिंदुत्व ने आप जैसे लोगों को, आप जैसे नौजवान लोगों को, माफ़ कीजिए मेरी नज़रिया में आप बेटी हैं, कि आप जैसे नौजवानों को गुमराह करने में इतना लगे हुए हैं कि बस वो नफरत फैलाना चाहते हैं। और तो भारत दबा है, किसी का हाथ छोड़ा गया है तो ट्रंप की तरफ से भारत का हाथ छोड़ा गया है। कॉन्फिडेंट है कि मोदी को हराना बाएं हाथ का खेल है? एब्सोल्युटली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी आज हम लेकर आए हैं एक और वीडियो, क्योंकि देखो इंडिया को जो है तकलीफ होती रहती है, उनकी जो तकलीफ है ना उसका हल किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। तो अब देखेंगे जी कि क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखों के अंदर अनभक्ति की पट्टी है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि चल क्या रहा है, मोदी अंकल जो है वो असल में उनका असली चेहरा क्या है। तो जल्दी से देख लेते हैं जी, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलो, उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा है कि जो हमने ट्रीटी बंद की थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उन्होंने कहा वो कभी नहीं खुलने वाली, हम पानी पाकिस्तान को कभी नहीं देने वाले। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी बंद करके हमने संदेश देने की कोशिश की है कि जिनकी आंखों का पानी मर गया है उनको पानी नहीं मिल सकता भारत से। आपको याद होगा इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो अब तुरंत अभी राजनाथ सिंह की तरफ से कही हुई ये बात कि जिसकी आंख का पानी मर गया है उसको पानी भारत नहीं देगा, आप कैसे पानी रोको। एक तो उनकी आंख के पानी खत्म नहीं हुआ है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि पानी तो बहते रहता है, उसको आप रोकें तो कहीं ना कहीं सागर बन जाएगा और पूरा पंजाब हमारा डूब जाएगा, या तो कहीं और पानी जाकर उस जगह को डूब देगी। तो ये कहना कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया है, या अंग्रेजी में कहते हैं कैप्टन अबेयंस, जो आप करना चाहते हो एक कागज़ के साथ वो करो, लेकिन पानी जो बहता है एक पूरे साल से क्यों नहीं पानी रुका है हिंदुस्तान में, क्यों वो पाकिस्तान को गया है? क्या आप कह सकते हैं जो मर्जी कहना है, लेकिन आप कुदरत को रोकेंगे क्या? तो ऐसा कहना बिल्कुल अपना वोट बैंक बनाने के लिए है। वो कुछ कर नहीं सकते हैं उसको रोकने में, और किया तो ज़माने में हो सकता था कि हम एक भाखड़ा डैम बनाएं, लेकिन अब आपने एक बंद बनाने की कोशिश की। तो ज़मीन जो लेना है उसके लिए, उसमें तो किसान है, फसल हो रहा है, तो वो क्या आपको छोड़ेंगे आसानी से? जो बिग डैम्स का एरा है वो तो बिल्कुल पूरा हो गया है। अब तो हमें छोटे छोटे बांध बनाने पड़ते हैं, अब उनको बनाने में समय लगेगा। ये कहना कि मैं मोदी हूँ और इसलिए मैं पानी से कहता हूँ कि रुक जाओ और वो रुक जाएगा, ये क्या अजीब चीज़ है? ये बस दिखावट के लिए है, ये बस राजनीति के लिए है। आपने बहुत पहले ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत रोकी नहीं जानी चाहिए, बातचीत होगी तभी समस्या का हल निकलेगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या पहलगाम के बाद आपको लगता है कि अब बातचीत बंद होनी चाहिए? मैं ही नहीं कह रहा हूँ, 193 ममालिक हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र के मेम्बरान हैं, उनमें से एक कह रहा है कि पाकिस्तान ने ये कर किया। 192 इसको मानने को तैयार नहीं है। मोदी जी के बावजूद, शशि थरूर के बावजूद, राजनाथ सिंह के बावजूद, और ख़ास तौर पर डॉक्टर जयशंकर के बावजूद कोई नहीं मानता है कि हमने कोई सबूत पेश की है कि पाकिस्तान हुकूमत के कारण वो आतंकवाद आए थे। उसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन है। पहले कहा गया था कि 6 आतंकवाद आए, जिनमें से 3 पाकिस्तानी थे और 3 कश्मीरी थे, और उन 3 कश्मीरी आतंकवादियों की परिवार पर सरकार, भारत सरकार ने हमला करके उनके घर को जलाया या बुलडोज किया, और उनके पूरे परिवार, तीनों के 3 परिवार अब बिना कोई राहत में हैं। ये करने के बाद अब कहने लगे हैं कि नहीं पाकिस्तानी ही थे, और फिर उन्होंने कहा कि 2 ऑपरेशन चलाकर, एक का नाम ऑपरेशन महादेव, एक का नाम ऑपरेशन शक्ति, उन्होंने उन 3 पाकिस्तानियों को भी ख़त्म कर दिया है। तो आतंकवादियों पर, यदि असली हों या उनके कहने पर, हमने बदला ले लिया है। अब पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया और उसका क्या नतीजा रहा। एक साल बाद किसका नाम आगे है दुनिया में? पाकिस्तान का। क्योंकि ईरान पर जो हमला हुआ है उसका हल निकालने के लिए पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर अमेरिका पाकिस्तान पर एक हद तक निर्भर है, और उन्हीं का इस्तेमाल कर रही है, उन्हीं की तारीफ़ कर रही है। और वहीं जो एक मीटिंग हुई वो भी इस्लामाबाद में ही हुई। भारत की तरफ कौन देख रहा है? और यदि हम पर इतना अपराध हुआ हो कि दुनिया भर को चौंक उठना चाहिए, तो तब हमारी कूटनीति विफल रही है। तो हाँ, बदला ले लो। हालांकि गांधी जी ने हमें सिखाया कि बदला नहीं लेना चाहिए, कि दूसरे को समझाना चाहिए। अब दूसरे से आप मिलोगे ही नहीं तो कैसे समझाओगे? और जब तक कि आप उनको समझाते नहीं हैं, वो क्या डर गए हैं क्या? वो क्या दब गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पूरी क्या कहते हैं, ऑनर के साथ, पूरी हिम्मत के साथ वो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। और हम हैं जो कि लाल किला
में जो विस्फोट हुआ, उसके बाद अचानक और पहले मर्तबा 12 साल में हमने फौरन नहीं किया कि कहा कि पाकिस्तान दोषी है। क्यों? पाकिस्तान में कुछ लोगों ने, कुछ आवाज़ों ने इसकी जिम्मेदारी उठाई, लेकिन हम तो इस मामले में बिल्कुल चुप रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हाँ, वो हमेशा के लिए हम तैयार हैं कि फौरन हम कदम उठाएंगे। हाँ। और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामयाबी के कारण अब उन्होंने फिर ऑपरेशन सिंदूर को दोहराया, तो फिर दुनिया हमारी तरफ देखेगी नहीं, हमारा समर्थन नहीं करेगी। तो कोई दबा है तो भारत दबा है, किसी का हाथ छोड़ा गया है तो ट्रंप की तरफ से भारत का हाथ छोड़ा गया है। वो अब दुनिया में बन गए ट्रंप जी के फेवरेट फील्ड मार्शल, सबसे चाहने वाले फील्ड मार्शल। हाँ। और अजीब, किसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि एक फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस बुलाया गया और उनके साथ ट्रंप जी ने न केवल भोजन किया, Right. लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान को निमंत्रण जी कि आप गाजा में बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने, उन्हीं को इजाज़त दिया गया या निमंत्रण दिया गया कि वो उस मीटिंग में बोलें। और उसके बाद पाकिस्तान की तारीफ होते जा रही है और भारत, मैं ये नहीं कह रहा कि खंडन हो रहा है, लेकिन जो भी हम पर दबाव लगाया जा सकता है अमेरिका की तरफ से, वो लगाया जा रहा है। अब इसके बाद मुझे बताइए कि कौन बन गया सिकंदर, कौन जीता है? क्या मणिशंकर अय्यर जी ये नहीं मानते कि वो पाकिस्तानी आतंकी थे पहलगाम में? हो सकता है, लेकिन उनमें से 3 में से किसी एक को पकड़ लेते। लेकिन इस सिलसिले में ऐसा कोई सबूत नहीं आया है। आप मोदी जी के शब्दों पर विश्वास करें, ये कहकर कि भारतीय होने के कारण हमें भारतीय प्रधानमंत्री के एक एक शब्द को मानना चाहिए, नहीं। तब ठीक है कि आप कहें जो आप कहते हैं। एक बात और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से कही गई है, उन्होंने ये कहा है कि हमने धारा 370 कश्मीर से खत्म किया। कांग्रेस हमेशा ये कहती थी कि कश्मीर से 370 खत्म नहीं किया जा सकता। हमने न सिर्फ ये ऐतिहासिक काम किया है, बल्कि अब कश्मीर के अंदर विकास भी हो रहा है, अब कश्मीर के अंदर बच्चे खेल भी रहे हैं। इन सारी बातों का जिक्र अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उसके कुछ घंटे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से कहा गया, बाकायदा कांग्रेस का नाम लेके। तो धारा 370 खत्म करना कश्मीर से, इसे आप बड़ा कदम बीजेपी का मानते हैं? एक तो मैं इसको बड़ा कदम नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है किसी प्रावधान को ख़त्म करने का, वो प्रोसीजर अपनाया नहीं गया था। इट हैज़ बीन रेड डाउन, इट हैज़ नॉट बीन एब्रोगेटेड। आप उमर अब्दुल्ला की बात सुनिएगा, वो बार बार कहते हैं कि हमसे जो स्टेटहुड छीना गया था, जब तक कि वो लौटा नहीं जाता है, जबकि हमारी इज्जत आप हमको लौटाते नहीं हो, तब तक हम खामोशी में नहीं रहेंगे, तब तक हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। उन्होंने जो विकास किया है, उन्होंने जो बच्चों को खुश किया है, जो उन्होंने बच्चों को खिलाया है और खिलवाया है, वही बच्चे शायद कल पत्थर उठाकर पुलिस पर फेंकने लगे, जैसा कि उन्होंने किया है बार बार बूथ में। तो ये सोचना कि क्योंकि शांतिपूर्वक माहौल है इस समय वहाँ और फिलहाल, कि इसलिए कश्मीर में सब राजी खुश है, इस किस्म का जो दुर्दोष है, ये जो डिसइल्यूजन है, ये हटे और हकीकत को वो खुले आंख से देखें, तो तब उनको नज़र में आएगा कि सूरत हाल कश्मीर में असलियत में क्या है, और जो उनके मन में है वो एक बहुत दूर का ख्वाब है। तो आपको अभी भी डर है कि कश्मीर का बच्चा कल दिन पत्थर फेंक सकता है? क्यों नहीं, वो फेंक सकता है। वो नहीं मान रहा है कि उनकी भलाई के लिए हो रहा है जो हो रहा है। यदि वो मानते तो आसानी से बीजेपी हर जगह आ रही है, कश्मीर में क्यों नहीं आई? 12 साल के कार्यकाल में मोदी जी की विदेश नीति को अगर मैं नंबर देने को कहूँ तो 10 में से कितने नंबर दीजिएगा? क्योंकि मैं एक जेनरस हार्टेड आदमी हूँ, मैं उनको 3 दूंगा 10 में। फेल नहीं करना चाहता, लेकिन सहानुभूति से फेल नहीं करवाना चाहता, नहीं तो उनको 0 देने में मुझको कोई दिक्कत नहीं होती। और मुझको शर्म है एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर होने के नाते कि हमारे ही फॉरेन सर्विस के डॉक्टर जयशंकर एक सैंचो पांजा बनकर उनके साथ रह रहे हैं। और मैं ये आपको बताऊं कि फॉरेन सर्विस की जो बिरादरी है, उनमें कोई फ़ख्र नहीं है कि उनका एक आदमी आज विदेश मंत्री बना है। जयशंकर पर कौन फ़ख्र रख सकता है और कह सकता है खुदा से, जबकि क़यामत के दिन आएगी कि हम भी आपके बगल में खड़े होने के लिए चुन कर लीजिएगा। 80% हिंदुओं को 14% मुसलमानों से डराया जा रहा है, ये आपका बयान था। बिल्कुल। मैं इसमें ये समझना चाहती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदुओं को डराया जा रहा है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कितने मुसलमानों को जानते हैं, लेकिन मैं बहुत मुसलमानों को जानता हूँ। बहुत से मस्जिदों में हम गए और बहुत ऐसे जगह में जहाँ की मुसलमान थे। और यहाँ दिल्ली में नजीब जंग और SY कुरैशी जैसे महान मुसलमान लीडरों के सिवाय आम मुसलमान जो है वो बिल्कुल आज़ादी से हमारे घर में घूमते हैं। और सभी तबके में मैं ये महसूस करता हूँ कि वो बहुत ही डरे हुए हैं। मुसलमान डरा हुआ है? हाँ, और क्यों नहीं डरेंगे? आप नहीं डरते? यदि आपके कोई जाने पाने ये और कोई जान से मारा डाले
एक ट्रेन में, क्योंकि वो कुछ मांस ले जा रहा है, आपको नहीं डर होता यदि पहलू खां जैसे व्यक्ति को ट्रक से उतारकर ऐसे मारपीट उसको किया जाए कि वो बहुत ही नाजुक हालत में पुलिस ले जा रहा है अस्पताल को, और बीच में वो चाय बैग पीने के लिए रुक जाते हैं? आपको नहीं डर लगेगा यदि आपके मुसलमान होने के कारण, मात्र उस कारण, आपको बहुत ही तिखड़ी नज़र से देखे? और वही मोहम्मद असलम और वही जहांगीर जो कि अपना धंधा चला रहा था, उसको आप अपने धंधे से रुकवाएं, जबकि सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं सेल्स होंगे, मात्र इस कारण के लिए कि वो मोहम्मदन है। तो यदि आपसे कहा जाए कि आप अपना धंधा नहीं चला सकते हो क्योंकि तुम हिंदू हो, आपको कैसे लगेगा? ये हिंदुत्व के लोग वो हमारे हमेशा अपनी आस्था की बात करते हैं, दूसरों की आस्था से उनका कोई मतलब नहीं है, और कहते हैं या सोचते हैं कम से कम कि मुसलमान तो हिंदुस्तान का नहीं है, हिंदू ही हिंदुस्तान से जुड़ सकता है। ये सब लोग तो दीमक हैं या घुसपैठिया हैं या उनकी देशभक्ति नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मक्का की तरफ देखकर अपना प्रार्थना करते हैं। अब ऐसे सोच के सामने मुझे एक हिंदू होने के नाते मुझको बताया जाए पाकिस्तान में, तो तब मुझे कैसे लगेगा? और मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, मैं वहाँ लाहौर 3 में? साल रहा हूँ, लाहौर में आपका और जन्म हुआ? किसी ने नहीं, कराची में मैं भारत का कौंसल जनरल था, अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे भेजा। और एक हिंदू होने के नाते किसी ने कभी भी एक गलत शब्द न तो मेरी राष्ट्रीयता पर, न तो मेरे धर्म के बारे में, न तो मेरे सभ्यता के बारे में कुछ भी कहा हो। यहाँ तक कि कराची के मेयर, एक जमाते इस्लामी के मेयर, जबकि मैं हारा हमारे चुनाव में यहाँ इंडिया में, और उसके बाद इंडिया टुडे की तरफ से मैं सहाफ़ी के रूप में पाकिस्तान गया और मेयर साहब से मैं मिला, तो उन्होंने कहा कि तुम पागल हो, वहाँ जाकर तुम क्यों खड़े होते हो? यहाँ चुनाव में खड़े लगते हैं तो किसकी हिम्मत बनती है आपके खिलाफ खड़े होने का? ये है असली पाकिस्तान। और जिस गलत फहमी में मोदी जी और हिंदुत्व ने आप जैसे लोगों को, आप जैसे नौजवान लोगों को, माफ़ कीजिए मेरी नज़रिया में आप बेटी हैं, कि आप जैसे नौजवानों को गुमराह करने में इतना लगे हुए हैं कि बस वो नफ़रत फैलाना चाहते हैं और प्यार से वो डरते हैं। मैं पाकिस्तान में था जबकि एक सभा बनी भारत से अच्छे रिश्ते रखने के लिए, नाम क्या था? पाक हिंद तो ज़रूर होगा उसके नाम में, लेकिन आगे पाक हिंद प्रेम सभा, पाक हिंद प्रेम सभा। प्रेम तो उर्दू शब्द नहीं है, हाँ। वो एक हिंदुस्तानी शब्द है। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? अब इस पाकिस्तान का कोई जिक्र कभी भी यहाँ हिंदुस्तान में होता है क्या? ये है असली पाकिस्तान। और क्योंकि 2 लोग हैं इस देश में, एक का नाम है नरेंद्र मोदी, दूसरे का नाम है अमित शाह, ये दोनों जानते हैं कि ये है पाकिस्तानी हकीकत, तो वो नाकाब न होने के कारण ही वो इस दुश्मनी को चला सकते हैं। उनके लिए एक और दिक्कत है कि जबकि वो हिंदुस्तानी मुसलमान को अपना शिकार बनाना चाहते हैं, बना रहे हैं और बनाकर ही चुनकर आए हैं, तो पाकिस्तान मुसलमान से कैसे दोस्ती करे? ये है, अंग्रेजी में कहते हैं एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, जिसका हिंदी अनुवाद मुझे नहीं पता है। इट इज़ देयर एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान को अपना शिकार तब तक ही बना सकते हैं जब तक कि पाकिस्तानी मुसलमान को एक दुश्मन दिखाए। और उनका जो मकसद है वो है अखंड भारत, और उस अखंड भारत को हिंदू भारत बनाने में, हिंदू राष्ट्र बनाने में एक ही क्या कहते हैं एक अड़चन है, वो है कि हमारे देश में पूरा देश जो है भारत माता का, मतलब पाकिस्तान और बंगाल सहित यहाँ तक उतने मुसलमान हैं जो कि इंडोनेशिया से ही कम हैं। तो इनको कैसे हटाएं? और जबकि वो हटा नहीं सकते हैं तो इनको कैसे एक तरफा करें? यही है उनकी राजनीति, और इसलिए मैं कड़ी उनका मुखालिफत करता हूँ। हालांकि मेरे पीछे कोई कॉकरोच जनता पार्टी भी नहीं है, कांग्रेस को छोड़िए, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, किसी भी समय मुझको मारा जा सकता है। और यहाँ लोग आते हैं और कहते हैं, अजीब अजीब किस्म के नारे लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ टिका हुआ हूँ, मैं अपने सिद्धांतों से हटूंगा नहीं, ये मोदी जी याद रखें। लेकिन ये हमें समझना है कि पाकिस्तानी हमारा दुश्मन नहीं है, दोस्त बनने को वो तैयार है, लेकिन हमें भी आगे बढ़ना है। इट टेक्स 2 हैंड्स टू शेक। सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उनको कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है, तो आपने 2014 में ये भविष्यवाणी कैसे की फिर कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? ये मोदी जी जो है उनको इतना नहीं पता कि सिकंदर कभी पाटलिपुत्र नहीं आए, वो सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर को एक ही समझ रहे थे। मैंने कहा कि इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि नालंदा हिंदुस्तान में हो लेकिन तक्षशिला तो पाकिस्तान में है। मैंने कहा कि ऐसा आदमी कैसे एक महान दानिश्वर और एक ऐतिहासकार जैसा कि नेहरू जी थे, उनका मुकाबला करने में कैसे निकले? और फिर मैंने कहा, और वो बहुत तेज़ी से निकलती है, कि ये आदमी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और ये कहने के बाद हंसी मजाक में मैं तो मुस्कुरा रहा था कि यदि हारने के बाद
इनको कुछ चाय बेचने की आवश्यकता हो या चाय का वितरण करने की आवश्यकता हो और वो चाहते हों तो यहाँ हम कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं। तो कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि चाय वाला होने के कारण वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जैसे ये 2014 का चाय वाला बयान था और इसको जैसे गलत तरह से प्रचारित किया गया, ठीक वैसे ही 2017 वाला बयान था जिसको ऐसे प्रचारित किया कि आपने मोदी जी को नीच आदमी कहा, ठीक उसी ढंग से। राहुल के बारे में मोदी जी ने अंबेडकर भवन में खामे खाम कहा कि ये बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं, कि जबकि वो बाबा भोलेनाथ के पीछे भागे हुए हैं। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे शब्द इस्तेमाल करें, तो मैंने कहा कि इस आदमी में कोई सभ्यता नहीं है, वो अपने ज़बान पर सही शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं जानती है। ये नीच किस्म के आदमी है। और आपने अभी मुझे बताया कि मोदी जी कह रहे थे कि मैंने कहा कि वो नीच आदमी है। राइट। मोदी जी हर जगह जाकर उस दिन ये कह रहे थे कि दो चीज़ कह रहे थे। एक कि मैंने उनको नीच जात बताया, मेरे शब्द थे नीच किस्म का आदमी। मोदी को हराना बाएं हाथ की सफाई है, मेरी बाएं हाथ की, जो आप देख रहे हैं कि हिल रहा है। क्यों? आप फुल कॉन्फिडेंट हैं कि मोदी को हराना बाएं हाथ का खेल है? एब्सोल्युटली। वो हैं कौन? आपने कभी इतनी बेरोजगारी देखी है? आपने कभी इतना फ्लाइट देखा है कैपिटल का? आपने कभी इतना कम घरेलू निवेश देखा है? आपने कभी इतना अपमान देखा है जितना कि मोदी के सबसे करीब के दोस्त जो उनके साथ हाथ मिलाते रहते हैं, ट्रंप, वो उनको और इस देश को, उनको छोड़िए, इस देश को इतना अपमान करे। और इसराइल को अपनी जो नरसंहार करने का काम रहा है पिछले 3 साल से, उसमें जो अस्त्र का इस्तेमाल हुआ है, दूसरे इंपोर्टर इसराइल में अस्त्रों का, वो कौन है? भारतवर्ष। इस पर आपको शर्म नहीं लगता? उन्हीं के पास जाते हो और कहते हो कि हमारी बड़ी दोस्ती है आपके साथ। जब तक ये मैं अंकल को जानती नहीं हूँ ये कौन है, बट इनकी जो बातें हैं ना भाई साहब, वो क्या ही दमदार है। मतलब ये होता है ना सीना ठोक के बोलना, मतलब इस तरीके से बात जो है कर रहे हैं और सही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो खामखा किसी के पीछे नहीं पड़ते। और जो मोदी जो टॉफी देता है ना चूसने के लिए पाकिस्तान की, तो वो अगर ना चूसे तो फिर उन्हें कैसे मालूम होगा ये जो यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं, जो हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स हैं, वो जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है कैसे होंगे। ठीक है, सारे नहीं हैं, क्योंकि देखो मुसलमान जो है ना वो भाई भाई हैं, चाहे वो किधर भी हैं, किसी भी कोने पे है, ठीक है, वो सारे भाई हैं। और असल में मुसलमानों की ताकत भी है एकता, एक होना, ठीक है। अगर कोई बात होती है तो वो सारे के सारे एक हो जाते हैं, और वो चीज जो सही मुसलमान है, जो सही असली मुसलमान है, ठीक है, वो सही को सही, गलत को गलत और झूठ को झूठ कहना जानता है, उसमें ये ताकत होती है, क्योंकि हमारा दीन हमें यही सिखाता है। पाकिस्तान की जो ये जो बातें करते हैं ना मोदी अंकल, तो इससे हिंदू तो खराब हो ही रहा है, जो खतरे में है, हिंदू खतरे में है। पर उन्होंने हिंदू, भाई कौन सा हिंदू खतरे में है? तुम्हारा अपना मुल्क है, तुम्हारे अपने लॉज हैं, सारे लोग तुम लोगों के अपने हैं, अथॉरिटीज तुम्हारे हाथ में है, तुम कहाँ से खतरे में आ गए? लेकिन नहीं, अंकल जो है ना वो दूसरों के दिमागों से खेलते हैं, उनके जो वीक पॉइंट्स है ना उसके ऊपर उसको दबा दबा के सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हिंदू और मुसलमान की जंग इन्होंने वैसे ही लगाई हुई है, वैसे ही। इनके आने के बाद पहले लोग सब मोहब्बत से रहते थे, इनके आने के बाद कोई इसका सर काट रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, ना पूछ पूछ के हो रहा है। और ये ऐसा कोई ड्रामेबाज मनहूस इंसान है कि इसने अपने ही लोगों को मरवाया और इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान पे, जो बड़ा आसान है भाई। है इनके यहाँ छींक लग जाए, किसी का पेट खराब हो जाए, उल्टी मोशन हो जाए, तब भी ये पाकिस्तान की वजह से है। क्यों भाई, पाकिस्तान की वजह से क्यों है? पाकिस्तान अपना जी बिंदास चल रहा है। और दूसरी बात है, तुम लोग जितनी भी बकवासें कर लो, तुम लोगों की औकात है हमारा पानी रोकने की है, बकवासें तुम लोग बहुत करते हो। यहाँ पे क्या सारे पाकिस्तानी और यहाँ की जो हमारी फौज है वो चूड़ियां पहन के बैठी हुई है? ऐसा कोई भी कहानी नहीं है भाई साहब, ठीक है। पहले तुम लोगों ने बकवास की थी, हम लोगों ने सिर्फ उसका जवाब दिया था, तो तुम लोगों के अभी तक तुम लोगों पे लानते पड़ रही हैं सब जगहों से। और अगर हम कुछ हमला भी कर दें तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तो इतनी औकात नहीं है कि हिंदुस्तान हमारा पानी रोके या कुछ और जो है करे, क्योंकि अगर उसने कुछ करना होता तो वो बोल बचन नहीं करता। ठीक हो गया। और अब ये जो अंकल बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि मोदी से ज्यादा झूठा और मक्कार इंसान कोई नहीं, क्योंकि हर कोई जानता है उनकी असलियत कि वो असल में क्या है, लेकिन अनभक्त नहीं जानते। और पाकिस्तान की जो इनके पास है ना जो है टॉफी, जो हर बात पे कहते हैं ये लो बेटा, ये लो बेटा, ये लो बेटा, है यहाँ तक कि मूवीज बन रही हैं, ठीक है, मूवीज बन रही हैं, बातें हो रही हैं, इनका जो गोदी मीडिया है वो सारे का सारा ही है इस चीज के पीछे कि पाकिस्तान का नाम ले लेके हम लोग अपनी अम्मा को पागल बनाएं, और जो हमारा दिल चाह रहा है वो हम जो है करें। वैसे भी इंडिया के अपने हालात देख लो कितना मुश्किल में है हर इंसान, ठीक है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो है क्रिश्चियन, चाहे कोई भी है। कभी क्रिश्चियंस को मार रहे होते हैं, कभी जो है मुसलमानों को मार रहे होते हैं, वहां का मुसलमान वैसे ही परेशान है।
अंकल की बातें बड़ी ही अच्छी थी और बहुत कम लोग होते हैं, मैं एप्रिशिएट करती हूँ और हर पाकिस्तानी एप्रिशिएट करता है खुले दिल के साथ, खुली सोच को, समझदारी को। तो आज के लिए इतना ही था, दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।